हम पढ़ेंगे बल के बारे में, बल तथा गति के नियम। ठीक है, पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम। 9th क्लास का चैप्टर है ये। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बल यानी कि फोर्स। अब देखिए, बल यानी कि इंग्लिश में होता है फोर्स की परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बल क्या होता है। तो बल वह धक्का यानी कि धक्का देना या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। यानी एक वस्तु से धक्का दिया जाता है, दूसरी पर धक्का लगता है, या खिंचाव, एक वस्तु खींचती दूसरी वस्तु खींची चली जाती है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। बल को देखा नहीं जा सकता, केवल इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। यानी जो इसका इफेक्ट होता है उसको महसूस किया जा सकता है, इसको क्या किया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता कि बल कैसा दिखता है, ऐसा देखा नहीं जा सकता। अब बल के प्रभाव क्या क्या चीज़ है, प्रभाव कैसे कैसे उत्पन्न होंगे भाई। तो इस तरह वस्तु को चला सकता है, यानी कि जब हम किसी इस तरह वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो मोशन में आ सकती है। ठीक है, यानी मोशन गति करवा सकता है, ये मोशन में चला सकता है। गतिशील वस्तु को रोक सकता है, हम बल लगाकर किसी गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं। जैसे लुढ़कती हुई गेंद को हम रोक लेते। वस्तु की चाल बदल सकता है, जैसे कि वस्तु एक दिशा में जा रही है, उसको थोड़ा सा हाथ लगाने दूसरी दिशा में चली जाएगी। वस्तु की दिशा बदल सकता है। और वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। वस्तु का जो शेप है यानी आकृति है उसको भी क्या कर सकता है, बल बदल सकता है। तो ये 4-5 इसके क्या हो गए प्रभाव, कि स्थिर वस्तु को तो गति में ला सकता है यानी चला सकता है, और गतिशील वस्तु को रोक सकता है, और वस्तु की चाल बदल सकता है, वस्तु की दिशा बदल सकता है, यानी चाल ही बदल सकता है, यदि तेज चल रही धीरे कर सकता है, और वस्तु की दिशा भी बदल सकता है, और वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम बल के प्रकार पढ़ेंगे। बल के प्रकार क्या क्या चीज़ है, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल यानी कि बैलेंस फोर्स, और एक होता है असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम बल शून्य होता है, परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। कि जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो, तो वह क्या होगा, संतुलित बल कहलाएगा। अब असंतुलित बल क्या होता है, कि जब परिणामी बल शून्य नहीं होता, यानी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो संतुलित बल है। तो संतुलित बल हमने देखा है कि जब वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, यानी वस्तु पर कोई बल लग रहे हैं, सभी परिणामी बलों का बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें प्रभाव क्या उत्पन्न होगा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये संतुलित बल का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ही वस्तु रखी गई है, ये नीचे रखी गई है, इधर से क्या हो रहा है, फ्रैक्शन, और इधर से फोर्स, और इधर से रिजुलेटेन, तो इसका 0 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो अलमारी खड़ी है, ये फोर्स बाहर की ओर धक्का दे के इसको खोल सकते हैं, है ना। और देखो इसको किस प्रकार से, तो ये असंतुलित बल का उदाहरण है। इसमें क्या होगा कि जब परिणामी बल शून्य नहीं होता, प्रभाव वस्तु में गति या मोशन उत्पन्न करता है, तो वो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल का उदाहरण। यानी गति उत्पन्न हो जाएगी तो वह असंतुलित बल का उदाहरण है, और गति उत्पन्न नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित बल का उदाहरण हो जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण बल कौन कौन से होते हैं। पहला बल होता है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तो गति की दिशा की विपरीत दिशा लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। यानी कि जब गति हो रही है उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, यानी गति को रोकने का प्रयास करेगा तो घर्षण बल होगा। ठीक है, जिस प्रकार से। और एक होता है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, और उसका एक अभिकेंद्रीय बल के अधीन होकर वो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसके बाद में आता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल का मतलब हो गया केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल। तो वृत्तीय पथ पर केंद्र की, एक तो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर खींचता है, एक केंद्र से उसको धक्के की ओर देकर बाहर निकालता है। तो 2 प्रकार के बल हो गए, तो अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर लगने वाला, और अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 2 द्रव्यमानों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण है। अब गुरुत्वाकर्षण यदि 2 द्रव्यमानों के बीच में तो लगता ही है, जैसे हम खड़े हैं और पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमारे और पृथ्वी के बीच में एक बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
तो पृथ्वी में आकर्षित करेगी तो वो आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसके बाद में आता है चुंबकीय बल, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। यदि चुंबक के पास में यदि लोहा लाएंगे तो चुंबक लोहे को आकर्षित करेगी तो वह चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है। फिर आता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्टी। तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, तो विराम में रहेगी, और यदि गति में है तो उसी वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि ये किसी वस्तु की गति, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाए, और यदि गति में है तो वह गति में तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए। तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया तो वो वस्तु यदि विराम में तो विराम में रहेगी, और यदि गति में तो गति में रहेगी जब तक उसके बाह्य बल नहीं लगाया गया। इसको ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है वह विराम अवस्था में ही रहती है। ठीक है, अब जड़त्व क्या चीज़ होती है? वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है वही जड़त्व है। द्रव्यमान मास तो जड़त्व की माप है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, जैसे हेवी रॉक तो उसका जड़त्व अधिक होगा और प्लास्टिक बॉल का जड़त्व कम होगा। अब है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ इनर्टिया, यानी कि विराम का जड़त्व। परिभाषा, यदि वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। उदाहरण, गत्ते को अचानक हटाने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। कारण, गत्ता गति में आ जाता है लेकिन सिक्का जड़त्व के कारण विराम में ही रहता है। ठीक है, तो ये जड़त्व का एक उदाहरण है और जड़त्व का एक प्रकार है। इसी प्रकार से जड़त्व का दूसरा प्रकार, यानी कि देखो कंबल के पीटने पर धूल के कण तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब जड़त्व का दूसरा प्रकार गति का जड़त्व, यानी कि उदाहरण, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। तो बस और यात्री जब गतिशील होते हैं तो जब बस तो रुक जाती है लेकिन यात्री गतिशील ही रहते हैं। यदि कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उसके बाह्य बल कार्य नहीं करें। तो कारण पैर बस के साथ रुक जाते हैं लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति में ही रहता है, इसलिए हमें धक्का लगता है। अब दिशा का जड़त्व, उदाहरण, बस के मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा बाहर की ओर झुकते हैं। कारण शरीर सीधी रेखा में गति बनाए रखना चाहता है लेकिन जब कार को हम घुमाते हैं तो हमारा शरीर उसी रेखा में की ओर प्रवेश करता है। अब इसके बाद में संवेग। परिभाषा, संवेग की परिभाषा हम देखेंगे। संवेग क्या चीज़ होता है ना? मोमेंटम यानी संवेग किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान मास और वेग वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होगा उसको संवेग कहते हैं, या उसके वेग में परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं। तो संवेग का उदाहरण हो जाएगा P बराबर m गुणा v। अब संवेग P बराबर होता है संवेग, m बराबर होता है द्रव्यमान और v बराबर होता है वेग का वेग। अब ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब संवेग की एक दिशा होती है और दिशा वही होती है जो वेग की है, यानी जिस दिशा में वेग लगेगा उसी दिशा में संवेग होगा। और संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यदि वस्तु विराम v बराबर 0 में हो तो संवेग भी शून्य भी 0 होगा। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। कथन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ये परिवर्तन बल की दिशा में होता है, यानी कि फोर्स किसके समानुपाती है? चेंज इन मोमेंटम। यानी कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यानी कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वह उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो F समानुपाती P2 माइनस P1, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर बटा T। तो इसमें दर दे रखा है P2 माइनस P1, यानी कि जो उसमें परिवर्तन हुआ तो उसकी दर के समानुपाती है फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर द्वितीय नियम का गणितीय गणना किस प्रकार से करेंगे कि माना कि द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है।
तो प्रारंभिक संवेग p1 हो जाएगा mu, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्रारंभिक वेग u है, तो उसका प्रारंभिक संवेग p1 हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम संवेग हो जाएगा p2 mv, और संवेग में परिवर्तन हो जाएगा p2 माइनस p1। तो f समानुपाती p2 का मान रखेंगे mv माइनस mu बटा t, परिवर्तन की दर निकालेंगे तो f समानुपाती mv माइनस u। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर इसको हटाने के बाद हम जानते हैं कि a त्वरण होता है और a बराबर होता है v माइनस u बटा t, तो इसकी जगह a लिख देंगे। तो f समानुपाती हो जाएगा a में, यानी कि बल द्रव्यमान गुणा त्वरण के समानुपाती होता है। और बल निकालने के लिए F बराबर K डॉट एम ए कर देंगे और K का मान 1 रखेंगे तो F बराबर एम गुणा ए आ जाएगा। तो 1 न्यूटन बल के लिए 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, तो F बराबर एम में होता है। ठीक है, यहाँ पर K का मान यदि 1 रख दिया जाए, यानी कि 1 किलोग्राम रख दिया जाए तो। अब द्वितीय नियम के उदाहरण देखते हैं हम, कि सिद्धांत है कि फोर्स उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। समय t बढ़ाते हैं पर बल F कम हो जाता है, यानी कि समय बढ़ाने पर बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे खींचता है, जिससे क्या करता है, उसका जो हाथ पीछे खींचता है उसमें संवेग में परिवर्तन करता है। तो संवेग में परिवर्तन करता है तो क्या होगा, उसमें F जो होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, बल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कारण समय t बढ़ता है, यानी कि समय बढ़ जाएगा, और संवेग परिवर्तन की दर कम होती है, हाथों पर चोट कम लगती है। तो खेल का जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, बॉल को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है। अब ऊंची कूद हाई जंप में खिलाड़ी गद्दे या रेत पर गिरता है, वेग शून्य होने में अधिक समय लगता है, जिससे बल कम लगता है। अब न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं, कि इसमें प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसमें F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऐसे बोल सकते हैं कि बराबर बल लगता है क्रिया प्रतिक्रिया में इस दिशा, तो उसमें सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। महत्वपूर्ण नियम, ये बल दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, क्योंकि वे अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B वस्तुएं हैं, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, अब तृतीय नियम के उदाहरण देखेंगे, व्यक्ति का चलना। तो एक्शन क्या होता है, पैर जमीन को पीछे धकेलता है, और इसका रिएक्शन होता है जमीन पैर को आगे धकेलती है। ठीक है, तो इसमें एक्शन और एक रिएक्शन होता है। तो इधर तो एक्शन हो गया, इसमें और एक रिएक्शन बल होता है। बंदूक का प्रतिक्षेप, तो बंदूक में क्या होता है कि इसमें एक्शन होता है, गोली आगे चलती है और बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। तो आगे तो उसका रिएक्शन बल लगेगा और एक्शन, और एक दूसरी ओर रिएक्शन बल लगेगा। ठीक है, नोट, बंदूक भारी होती है इसलिए उसका वेग कम होता है। तृतीय नियम का दूसरा उदाहरण है कि नाव खेना। जो नाव जो खेता है वो क्या करता है, चंपू जो होता है उसका, वो पानी को पीछे धकेलता है और पानी नाव को आगे धकेलता है। डायरेक्शन पानी नाव को आगे बढ़ाता है। अब इसमें चौथा उदाहरण है रॉकेट का। तो रॉकेट प्रोसलेन, यानी कि एक्शन होता है गर्म गैस से नोजल से तेज़ी से नीचे निकलती है, और इसका रिएक्शन होता है कि गैस से रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है। अब एक नज़र में इनको चीज़ों को समझेंगे कि नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और एक तृतीय नियम। ये 3 नियम है, पहला प्रथम नियम, द्वितीय नियम और एक तृतीय नियम। ये 3 नियम है, और नियम में मुख्य बिंदु क्या क्या चीज़ें वो देखेंगे। प्रथम नियम मुख्य बिंदु अवस्था में परिवर्तन का विरोध होता है, वो जड़त्व में रहना पसंद करता है। यदि गति में तो गति में रहेगा, और यदि विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगा, यानी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। उदाहरण बस का चलना या रुकना। द्वितीय नियम में F बराबर a में होता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उसके बल लगे हुए बल के समानुपाती होता है, बराबर होता है। तो क्रिकेट मैच का खिलाड़ी क्या करता है, उसके समय को बढ़ाने के लिए उसको क्या करता है, पीछे की ओर हाथ को लेके जाता है, ताकि उसका वेग कम हो जाता है।
और चोट नहीं लगती। तृतीय नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का एक्शन और रिएक्शन का नियम है, अर्थात जब हम चलते हैं तो ज़मीन को पीछा धक्का देते हैं जबकि ज़मीन हमें आगे की ओर धकेलती है। रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है और जबकि उसके पीछे की ओर जो प्रणोदक गैस है वो पीछे की ओर निकलती है और उसको आगे की ओर धक्का मारती है। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर वो कार्य करता है। महत्वपूर्ण सूत्र और इसमें मात्रक क्या की चीज़ है, देखो संवेग का सूत्र होता है P बराबर m गुणा v, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। और संवेग में जो परिवर्तन की दर का गुणनफल यदि द्रव्यमान से कर दिया जाए तो लगने वाले बल के बराबर होता है। तो फोर्स F बराबर हो जाएगा m गुणा a। बल यानी कि रेट चेंज F बराबर m v माइनस यू बटा टी के बराबर होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है P बराबर m v, F बराबर m है और F बराबर m v माइनस यू। अब इसके बाद में एसआई मात्रक इनके, तो फोर्स यानी कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन एन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग यानी कि मोमेंटम का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर सेकंड होता है फिर, और त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में समाधान देखेंगे कक्षा 8 अध्याय 8 के एनसीईआरटी के बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले तो जड़त्व का नियम F बराबर m है और एक रिएक्शन और एक एक्शन का नियम। ठीक है, क्लास 9th में है। सब्जेक्ट फिजिक्स। अब शून्य असंतुलित बल और गति, प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, क्या शून्य बाह्य असंतुलित बल के साथ किसी वस्तु का अशून्य वेग से चलना संभव है? यानी कि शून्य बाह्य असंतुलित बल के साथ किसी वस्तु का अशून्य वेग से चलना संभव है? तो हाँ, ये संभव है। शर्त क्या है इसकी? वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही हो और चाल एक समान हो और गति की दिशा में कोई परिवर्तन न हो, तो क्या हो जाएगा? बाह्य असंतुलित बल के साथ किसी वस्तु का अशून्य वेग से चलना संभव हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्तें होनी चाहिए कि वस्तु एक सीधी रेखा में ही चले और दूसरी चाल एक समान हो और गति की दिशा में कोई परिवर्तन न हो, तब। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 और 3 जड़त्व के उदाहरण। प्रश्न नंबर 2 है, दरी को पीटने पर धूल का कण बाहर आना, तो ये विराम का जड़त्व है। स्पष्टीकरण, दरी गति में आ जाती है लेकिन धूल के कण विराम में रहना चाहते हैं इसलिए वे अलग हो जाते हैं। देखो जैसे दरी यहाँ पर एक जगह खड़ी है ना, और हम क्या करें, डंडे से पीटेंगे दरी को तो पीछे की ओर धक्का मारेंगे, अब धूल के कण यहीं रह जाएंगे उधर, तो फिर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब बल, बस की छत पर सामान को बांधना गति का जड़त्व, इंट्रिया ऑफ मोशन और दिशा का जड़त्व। स्पष्टीकरण, बस रुकने पर सामान आगे की ओर गिर सकता है, बस चलने पर सामान पीछे की ओर गिर सकता है और मोड़ पर सामान साइड में गिर सकता है, इसलिए रस्सी से बांधना आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर 4, 9 और 10 संक्षिप्त इसका हल है दे रखा है कि क्रिकेट की गेंद लुढ़कते हुए क्यों रुक जाती है? तो गेंद की गति की दिशा के विपरीत एक बल, घर्षण बल, फ्रिक्शन कार्य करता है। MCQ, संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र मैंने बताया P बराबर mv द्रव्यमान गुणा वेग है और इसका SI यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 200 न्यूटन बल लगाने पर भी लकड़ी का बक्सा नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, घर्षण बल क्या है? तो इसमें तर्क है कि नियत वेग और त्वरण A बराबर 0, तो कुल बल हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू 0। तो उत्तर घर्षण बल लगाए गए बल के बराबर होता है, तो 200 नेट होगा, 200 है नहीं 200 न्यूटन। अब प्रश्न नंबर 5 है, ट्रक का त्वरण और बल दिया है हमें। प्रारंभिक वेग 0 है यानी कि विराम अवस्था में से चलता है और t समय 20 सेकेंड का है और दूरी 400 मीटर है और द्रव्यमान है 7 टन, तो 7 को 1000 से गुना करेंगे तो 7000 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर चरण नंबर फर्स्ट है, ज्ञात करना, ये दे रखा है, त्वरण A ज्ञात करना है और बल F ज्ञात करना है। अब गति का दूसरा नियम S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो S का मतलब मैंने बताया था दूरी 400 मीटर है, तो S की जगह 400
प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 गुणा 20 टी का मान प्लस 1/2। और यहाँ पर ए का मान जो दे रखा है ए की जगह ए रहेगा, ये ज्ञात करना। टी का मान 20 और इसका स्क्वायर ऐसा कैसा। अब 400 ऐसा कैसा, इसको 0 से गुणा करेंगे तो इसका तो मान 0 हो गया पूरा ही। अब बच्चा हमारे पास 1/2 ए और ए 20 का स्क्वायर 400। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, 400 ऐसा कैसा और 400 में 2 का भाग लगा देते हैं तो 200 ए हो जाएगा। अब ये ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को नीचे लेकर जाएंगे। जैसे 200 को नीचे लेकर जाते हैं तो हमारे पास 400 में 200 का भाग लगाते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब हम जानते हैं एफ बराबर ए में होता है। तो एम तो है कितना 7000 और ए का मान आ गया 2। 7000 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 न्यूटन इसका बल हो गया। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। पत्थर और बर्फ घर्षण बल। अब देखो दिया है एम बराबर 1 किलोमीटर और यू बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, एस बराबर 50 मीटर, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में भाग नंबर 1 रेल इंजन और डिब्बे के बारे में दे रखा है। तो ये प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न को आप करिए। ठीक है। और इनको फिर बाद में यहाँ से देखिए, आराम से इनको देख सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ प्रश्न उत्तर हमने यहाँ तक करेंगे प्रश्न उत्तर। और इसमें देखिए ये वापस इन तीनों नियमों को ध्यान रखना है, बल तथा गति के नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।